अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल शिद्दती लम्स पार्ट नंबर 6 की जानिब पढ़ते हैं। क्या आप ठीक हैं? आशिर की मुतफक्कर सी आवाज़ पर नूरुल ऐन ने झट से गर्दन मोड़े आशिर सुल्तान को देखा, जिसकी आंखों में झलकती परेशानी नूरुल ऐन को अजीब सी कश्मकश मुब्तला कर गई थी। नहीं, ठीक हूँ मैं। आशिर उसे घर छोड़ने जा रहा था, मगर नूरुल ऐन को अपने ऊपर टिकी आशिर सुल्तान की नज़रें अजीब सी बेचैनी में मुब्तला कर रही थी। नूरुल की बेचैनी घबराहट आशिर सुल्तान ने मुख्फी नहीं थी, मगर वो चाहता था कि नूरुल उससे खुलकर बातें करे। जो कशिश उसे उस लड़की को में महसूस हुई थी, वो आज तक अपने अंदर ऐसे जज्बात को महसूस नहीं कर पाया था। आपके घर में कौन कौन रहता है? गाड़ी रिवर्स करते आशिर ने बात बढ़ाने को सवाल दगा, जबकि नूर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को फैलाए उसे हैरत से देखा। आशिर तो उसकी निगाहों में ही घायल बमुश्किल से अपनी नजरें चुरा पाया था, मगर ना उसे लगा था कि आज ये लड़की अपनी निगाहों से ही कत्ल कर देगी। बाबा, मामा और मैं, हम 3 इंसान रहते हैं, नूरुल ने खिड़की से बाहर देखते जवाब दिया, जबकि आशिर सुल्तान तो उस नाजुक वजूद की बीनी बीनी सी खुशबू को अपने हवासों पर तारी होता महसूस करते सर झटक गया। आगे क्या करने का इरादा है आपका? मतलब आगे पढ़ना चाहती हैं या फिर नहीं? नूरुल को लगा कि आज वो किसी पुलिस इन्वेस्टिगेटर के हाथ लगी, जो बार बार सवाल करता न जाने क्या जानना चाहता था। अभी सोचा नहीं, नूरुल ने दांत पीसते कहा, जबकि उसकी आंखों की सुर्खी देख आशिर सुल्तान समझ गया मैडम गुस्सा हो रही हैं। अच्छा, तो क्या अब आपका रिश्ता हुआ है? मतलब आशिर को समझ नहीं आ रही थी कि वह हर बात कहाँ से शुरू करें। मिस्टर सुल्तान, आप मुझे बता दें, अपने सवाल में घर से सब के जवाब लिख कर लाऊंगी। नूरुल ने मीठा सा तंज किया तो आशिर ने लब दांतों के तले दबाए। मोदे कुछ गाड़ी एक जोरदार झटके से बैलेंस खराब होने रुकी। नूरुल इस अचानक झटके पर जगह से उछलती आशिर सुल्तान के चौड़े कंधे से टकराई। अपने कंधे पर उस जो नाजुक और नर्म वजूद को महसूस करता आशिर सुल्तान की धड़कनें मुंतशिर हुई थी। दिल तेजी से धड़कता जैसे बाहर आने को था। नूरुल ने झट से आंखें खोली तो खुद को यूं आशिर सुल्तान के इस कदर करीब देख वो फौरन पीछे हुई। आशिर जो बेख्तियार उसे देख रहा था, फौरन उसे अपनी निगाहों का जाविया बदला। कुकु गाड़ी कुकु क्या हो गया? नूरुल ने डरते गाड़ी के रुकने की वजह पूछी तो उसके डर पर आशिर के माथे पर बाल नमूदार हुए। शायद खराब हो गई है, मैं देखता हूँ, आशिर ने जल्दी से कहा और फिर बाहर निकलता गाड़ी चेक करने लगा। नूरुल का चेहरा खौफ से लठे की मानी सफेद पड़ गया। वो उंगलियां चिटकाते अपने डर पर काबू पाने लगी। कुकु क्या हुआ? पापा प्लीज, मुझे घर जा रहा है। आशिर के अंदर आने पर नूरुल ने बेकरारी से पूछा। आशिर ने सर्द सांस फिजा के सपुर्द करते नूरुल की हुबज़दा पानी से भरी निगाहों में देखा। रिलैक्स, डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ। गाड़ी खराब हो गई है, मैंने दूसरी गाड़ी मंगवाई है। आशिर ने उसे पुरसुकून करना चाहा, जो लट्ठे की मानी सफेद पड़ी आंखों में ढेरों आंसू लिए ऐसे थी जैसे आखिरी सांस ले रही हो। बाबा के पास जाना है मम्मा मुझे। नूरुल डरते आशिर को देखते रोने जैसी हुई। आशिर के लिए उसके आंसू देखते खुद पर जब्त करना मुश्किल था। जब भी आशिर सुल्तान ने एकदम अचानक नूरुल की कमर को थामते झटके से उसे खुद से करीब तर किया और नूरुल आशिर के सुल्तान के खुद से बेइंतहा कुर्ब देखकर अपनी कमर पर उसकी दहकती गिरफ्त महसूस करती सांस रोके आंखें फैलाए उसे देख लगी, जिसकी आंखों में सख्त तासुरात थे। इससे पहले कि मेरा जब्त टूटे और मैं कुछ गलत करूं, अपने आंसू साफ करो नूर। नूरुल के चेहरे पर अपनी सुलगती सांसें छोड़ते वो जब्त करते बोला, मगर लहजा सरदार। नूरुल ने फौरन उसे खुद से दूर किया। क्या दांत पीसते हुए अपने आप पर काबू किया, वगरना दिल का बुरा हाल हुआ पड़ा था। नूरुल ने डरते जल्दी से आंसू साफ किए, मगर उसके वजूद की कपकपाहट आशिर सुल्तान बखूबी महसूस कर पा रहा था। गाड़ी के खामोश माहौल में इन दोनों की तेज तेज धड़कनें धड़कती बिखर रही थी। उतरो, सामने से गाड़ी आती देखकर आशिर ने जल्दी से कहा, मगर अब की बार देखा नहीं था। नूरुल सुनते जल्दी से गाड़ी से उतरी। आशिर सुल्तान उसे साथ लिए दूसरी गाड़ी की जानिब बढ़ा और चाबियां ड्राइवर को दिए खुद ड्राइव करता अब घर ड्रॉप करने निकला। हुनैसा की खिलखिलाहट कमरे में गूंज रही थी। आबिस उसके जज्बातों से खेलता उसे मुकम्मल खुद में गुम कर रहा था, किसी जहर की तरह जो रफ्ता रफ्ता इंसान के रगों में फैलता उसे करीबुल मर्ग कर देता है। वही जहर था आबिद सुल्तान हुनैसा के लिए, पर शायद वो अनजान था कि जिस जहर को हुनैसा के वजूद में परो रहा था वो जहर उसकी जड़ें काट देगा, उसे झुकने पर मजबूर कर देगा। मोहब्बत नामी बिला से उसे उसका पाला नहीं पड़ा था।
या शायद आबिस सुल्तान उसे महसूस करने की सलाहियत नहीं रखता था। आबिस ने हुनैज़ा की कमर में हाथ डाले किसी गुड़िया की तरह अपने पाँव पर खड़ा कर लिया। हुनैज़ा खुद को हवा में महसूस करती सख्ती से आबिस के कंधे थाम गई। आबिस उसे बाहों में भरे गोल गोल घुमाने लगा। हुनैज़ा उसकी गर्दन के गिर्द अपनी बाहें हायल किए मसरूर सी कहका लगाने लगी। आबी मुझे नीचे उतारें। हा 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 मैं गिर जाऊंगी। आबी हुनैज़ा चकराते सर को थामती उसे रोकने का बोल रही थी जब आबिस ने एक जोरदार चक्कर हुनैज़ा को दिया जिसके साथ ही उसका नाजुक सा वजूद जमीन बोस हुआ। हुनैज़ा को कमर की दर्द की ठीसें उठती महसूस हुई। आंखों से बेसाख्ता तकलीफ से आंसू बहने लगे। ओ सारी हनी मुझे माफ़ कर दो मेरी जाना। पता नहीं कैसे मेरा हाथ आबिस चेहरे पर हमदर्दी से जाए हुनैज़ा से बोला और फौरन उसे बाहों में भरता सीने में भींच गया। हुनैज़ा को काफ़ी ज़ोर से कमर पर लगी थी। जाना उसे मुसलसल रोते देख आबिस ने अपनी सुर्ख नज़रों से उसके सिसकते वजूद को देखा। आबिस उसे लिए बेड पर बैठा। कहाँ लगी है हनी, बताओ मेरी जान। आबी मुझे कमर पर लगी है ज़ोर की। तुम गंदे हो आबी, तुमने हनी को गिरा दिया। हनी कट्टी है तुमसे, चॉकलेट भी नहीं देगी। हनी सॉरी करती अपने प्लान बताते सुसु करती अपने प्लान बताने लगी। आबिस को सख्त अफसोस आन गिरा। अच्छा हनी मत देना यार, सॉरी बोल तो रहा हूँ मेरी जान। आबिस चेहरे पर शर्मिंदगी के तासुरात सजाए बोला। आबिस ने हुनैज़ा की पेशानी पर बोसा दिया और उसे लटाए उसे मरहम पकड़ाता बाहर की तरफ जाने लगा, पर वो नाराज थी। तभी बिना देखे आवाज़ दिए आबिस के कदम जकड़ गई। मुझे नहीं लगता ये आबी मम्मा को भेज दें प्लीज़, हुनैज़ा रोते हुए बोली। आबिस ने गर्दन टेढ़ी किए हुनैज़ा को देखा और चलता हुआ उसके करीब आ बैठा। निहायत नरमी से उसके मरहम लगाकर हुनैज़ा मिकाल के वजूद में बरकी लहर दौड़ा गया। हुनैज़ा फौरन से उठकर सीधी बैठ गई। आबिस ने नजरें चुराने लगी। आबिस ने बिना कुछ कहे उसे सीने से लगा लिया और पूरे कमरे में फसूहेज़ खामोशी छाई हुई थी। नीम अंधेरे कमरे में डूबा हुआ कमरा और उस कमरे में मौजूद अपने जुनून की दास्तान रकम करने वाले लोग थे, जिनमें से एक जी जान से मोहब्बत करने लगी थी और दूसरा इसी शिद्दत से खामोश नफरत निभा रहा था। लेकिन इजहार करना दोनों के लिए ही दोभर था। सबकी अपनी मंजिलें थी, सबके अपने अपने रास्ते। एक आवारा फिरे हमदर पर दर बदर सबसे अलग। ख्याल क्यों नहीं रखती अपना। खामोशी को चीरती आबिस की आवाज़ हुनैज़ा के कान के पर्दों से टकराई थी। वो खामोश रही और उसने कोई जवाब न दिया। इसी खामोशी में वो अपना सर आबिस के कंधे पर पूरे इस्तेहाक से टिकाए बैठी थी। उसकी खामोशी में की गई उसकी हरकत पर आबिस के लबों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट नुमाया थी। बेसाख्ता तौर पर आबिस ने इस दुश्मने जाना का नर्म और नाजुक हाथ थामे अपने हाथों में लिया कि वो जानाने खुद में सिमटी थी, जबकि वो हैरान हुआ था कि अपने इस दिलरुबा की हरकत पर पहली बात खुद से उसके इस कदर करीब आई थी और एक नज़र में उसे दीवाना बना गई। मतलब मोहब्बत का खामोश इजहार भी करना है और शर्मा कर सिमटना भी इसी में है। बोलो ख्याल क्यों नहीं रखती अपना। उसको खामोश देख दोबारा सवाल दागा गया, जैसे इस बार जवाब की पूरी उम्मीद हो। आप है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। हुनैज़ा की मीठी आवाज़ जब गूंजी थी साथ बैठे आबिस के कानों में रस घोल गई थी। अगर ये ख्याल रखने वाला ही ना रहा तो फिर क्या करोगी। वो ट्रांस की कैफियत में बोला। हुनैज़ा जो आबिस से कोई और बात सुनने की तवक्का कर रही थी और उसकी यूं बेतुकी बात पर करंट खाकर अपने साथ खींचा, जिससे आबिस भी एकदम चौंका था। शायद हुनैज़ा को आबिस की बात पसंद नहीं आई थी। क्या हुआ। उसको यूं पीछे होते देख वो हैरानी से बोला था। आपकी हिम्मत कैसे हुई अपने बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की। वो जुनूनी अंदाज में आबिस का कॉलर थामे चिल्लाई थी, जबकि आंसू तवातर उसका चेहरा भिगो रहे थे। हाय जानम मैं मजाक कर रहा था, तुम रोने क्यों लगी। उसके हाथों पर दोबारा अपना हाथ रखा था जिन्हें वो गुस्से से झटक गई थी। मजाक, ये बातें मजाक में करने वाली हैं। क्यों खुद को मौत को बुलाकर हनी को मारना चाहते हैं आप नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगी। वो रोते हुए बोली थी कि बेइख्तियार आबिस ने उसको खींची अपने चौड़े सीने से लगाया था। आई एम सॉरी वाइफी, उसकी कांच सी आंखों में झांकते हुए कहा। वैसे ये आंसू मेरी मौत के कीले हैं या मेरे मरने के बाद अपनी मौत के। दांतों के तले दबाए अपनी हंसी जब्त किए बोला था, जबकि उसकी बात सुन हुनैज़ा ने खूनख्वार नज़रों से उसे घूरा था और हाथ छुड़ाकर जाने लगी कि आबिस ने उसको वापस अपने ओर खींचा।
मिकाइल साहब को जब हुनैज़ा की खबर मिली तो वो दौड़े चले आए। आशिर ने उन्हें फ़िलहाल आबिस की बाबत कुछ नहीं बताया था। वो चाहता था कि मिकाइल साहब को खुद पता चले कि वो कैसे जान से प्यारे चचा को इस हाल में देखता। मिकाइल साहब पैलेस में दाखिल होते हुनैज़ा को आवाज़ें देने लगे। इफ़्फ़त बेगम और अफराज साहब इनसे नज़रें चुरा रहे थे। वो खुद ही हुनैज़ा के कमरे की जानिब कदम बढ़ा गए, पर यह क्या, हुनैज़ा तो वहाँ मौजूद ना थी। मिकाइल साहब हैरत से उसे हर कमरे में ढूंढते आबिस के कमरे में दाखिल हुए, जहाँ हुनैज़ा आबिस के कंधे पर सर रखे थी। मिकाइल साहब हैरानी से ये मंजर देखते उसे गुस्से पर काबू पाने लगे। आबिस, हुनैज़ा को अपने कमरे में जाना है। अपने बाबा की आवाज़ सुनकर हुनैज़ा को नई जिंदगी सी मिली थी। वो 2 मिनट पहले आई सारी नाराज़गी बुलाए आबिस से दूर होती, उसे के सीने से लगती, फुट फुट कर रोने लगी। ये दिन रात हुनैज़ा ने कैसे गुजारे थे ये सिर्फ वही जानती थी। अजियत की जिस इंतहा पर उसने दर्द बर्दाश्त किए, कोई और लड़की होती तो कब की मर जाती। मिकाइल साहब उसे साथ लगाए कमरे में ले आए, हुनैज़ा को आराम का कहते खुद नीचे चले आए। अफराल साहब सर हाथों में थामे बैठे थे। अफराल, ये सब क्या हो रहा है इस घर में? हुनैज़ा को आबिस के कमरे में रखने की जुर्रत किसने की? किस हक से आबिस ने हुनैज़ा को अपने रूम में रखा? मुझे जवाब चाहिए, मिकाइल साहब का गर्जदार आवाज़ में बोले। अफराल साहब बिना एक लफ्ज़ मुंह से निकाले उनके सामने हाथ जोड़ गए। इफ़्फ़त बेगम ने रोते हुए मिकाइल साहब को सारे मामले से आगाह किया और माफ़ी मांगी। मिकाइल साहब की आंखों में खून उतरा और उनको कहाँ इन सब की उम्मीद थी, अपने ही खून से। आबिस का रवैया वो हुनैज़ा के साथ किस तरह का रहा है इससे बखूबी वाकिफ थे। कैसे जानबूझकर अपनी बेटी को एक ऐसे शख्स के हवाले कर देते जो वहशी था, जिनकी आंखों में छुपी वहशत वो देख पाते। नहीं अफराल, बहुत गलत है, वो बहुत गलत किया आबिस ने मेरी हनी के साथ। अभी हनी को तलाक देनी होगी, यही मेरा आखिरी फैसला है। मिकाइल साहब के लहजे में साफ गोई के साथ इंतहाई सख्ती थी, जिसे महसूस करते वहाँ मौजूद हर शख्स लब सिए रह गया। नहीं, मैं हुनैज़ा को तलाक किसी सूरत नहीं दूंगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। अगर आप ऐसी कोई कोशिश की या हुनैज़ा को मुझसे दूर करने का सोचा, तो ये आबिस सुल्तान का वादा है कि आप में से कोई हुनैज़ा का दोबारा नहीं देख पाएगा। सीढ़ियों से उतरते आबिस के कानों में मिकाइल साहब के लफ्ज़ों ने जैसे ही आग लगा दी थी। तभी वो बिना लगी लिपटी अपने इरादों से उनको इजहार कर रहा था। मिकाइल साहब अपना आपा खोते ही आबिस की तरफ लपके और एक ही जज से उसके गिरेबान दबोच लिए। तुम मेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने जुबान लड़ाओगे? तुम मेरी बेटी की मासूमियत का फ़ायदा उठाया तुमने, कभी माफ़ नहीं करूँगा तुम्हें। आबिस, एतबार तोड़ा है तुमने, मेरा मान तोड़ा है। मिकाइल साहब आखिर में शिकस्त ज़दा लहजे में बोले। आबिस बिल्कुल खामोश था, बिना कुछ कहे। अपनी मनमानी तो वो कर ही चुका था। उसका मकसद हुनैज़ा मिकाइल को हासिल करना था, वो कर चुका था। आशिर वापस आया तो मिकाइल साहब को देख इसी मामले की नौयत का अंदाज़ा था हुआ और उसी सारी बात का पता लग चुका था। काउच पर इफ़्फ़त बेगम निढाल से बैठी अपने गम का गलत कर रही थी और दूसरी तरफ मिकाइल साहब आबिस के आमने सामने थे। आशिर को आते देख मिकाइल साहब उसकी जानिब बढ़े। आशिर, तुमने ये जिम्मा लिया था ना मेरी बेटी की हिफाजत का, तो कैसे चूक गए तुम? आशिर, तुम कैसे मेरी बच्ची के साथ ये जुल्म तुमने होने दिया? आखिर कसूर क्या है उसका? मिकाइल साहब उस वक्त एक हारे हुए बाप लग रहे थे। आशिर शर्म से नजरें झुकाए, हाल ऐसा था कि आबिस को गोली से उड़ा दे। आज सिर्फ उसकी वजह से इस घर का शिराजा बिक रहा था। सब लोग एक दूसरे से नजरें चुराने पर मजबूर हो गए। आबिस अपना शहाना चाल चलते मिकाइल साहब के सामने आ खड़ा हुआ और इस बार उसके लहजे ने वहां खड़े हर शख्स को चौंकने पर मजबूर कर दिया। किसी को भी आबिस ने इस कदर नरमी और समझदारी की गुफ्तगू की उम्मीद नहीं थी। बड़े पापा, मुझे पता है आपको तकलीफ है, जिसकी माफ़ी शायद मुझे कभी ना मिल सके, पर एक वादा ज़रूर करता हूँ, कभी हुनैज़ा को एक खराश तक नहीं आने दूंगा। अपनी जान से बढ़कर उसकी हिफाजत करूंगा। एक ठहराव था उसके लहजे में। मिकाइल साहब ने सख्त निगाह उस पर डाली। मिकाइल साहब बरस पड़े, और क्यों मानूं मैं तुम्हारी बात? हाँ, जो लड़का मेरी बेटी से ज़बरदस्ती बिना उस मासूम की उम्र का लिहाज किए उस कदर तकलीफ दे सकता है, ऐसे लड़के को अपनी बेटी सौंपने का मैं कैसे सोच सकता हूँ? बड़े पापा, एक रिक्वेस्ट है, आप बस मुझे 3 महीने का वक्त दें। इन 3 महीनों में हुनैज़ा को आपकी नज़रों के सामने फूल की तरह रखूंगा और उसकी हर तकलीफ खुद पर लूंगा। अगर इन 3 महीनों में हुनैज़ा मेरे साथ रहना चाहे तो मेरा वादा है कभी हुनैज़ा के रास्ते में नहीं आऊँगा। आबिस ने एक और दाव फेंकना चाहा था। अब बाजी सिर्फ आबिस सुल्तान की होगी,
क्यों हारना तो उसने सीखा ही नहीं था। ठीक, देता हूँ तुम्हें 3 माह, अगर इसके बाद भी तुम मुझे मेरी बेटी के काबिल ना लगे या मेरी बेटी को ज़रा सी तकलीफ देने का सोचा तो मौत के से बदतर हालत कर दूंगा। मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना। क्या चाहती हो मुझसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कदर गिरी हुई हरकत करने की? वो बुरी तरह अपने सामने खड़ी ब्लैक स्लीवलेस फ्रॉक में मलबूस इस बेबाक लड़की से मुखातिब था जो उसके लिए वबाले जान बन चुकी थी। वहाँ वो प्ले बॉय था, लेकिन इनके लिंक्स सिर्फ मसनूई चीट और मैसेजेस तक महदूद थे। उसने कभी अपनी हदूद से तजावुज़ नहीं किया था। वो कभी किसी लड़की की तरफ माइल ना होता। लड़कियां उसकी खूबसूरती स्टेटस को देखकर अपना आप निछावर करने को तैयार रहती। वो अर्शमान था जो नूर के इश्क में डूबा सब कुछ भुला चुका था। निशा उसकी कॉलेज फ्रेंड थी और दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। निशा बहुत बोल्ड लड़की थी और उसे अपनी हदूद का कोई पास न था। आए दिन वो किसी न किसी पार्टी की जीनत बनी होती और उसकी बेबाकी उसे लोगों में काफ़ी फेम दिला चुकी थी, खसूसन लड़कों में। अर्शमान सब कुछ छोड़ चुका था पर निशा ने से उसका ताल्लुक अब भी बाकी था। निशा हर जगह उसके पीछे लगी रहती और जानबूझकर उसके करीब रहने की कोशिश करती। अर्शमान, मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे, नहीं रह सकती तुमसे दूर। सुना तुमने, मार दूंगी उस नूर को, वही जिसकी वजह से तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। कमी क्या है मुझ में जो तुम्हें जचा बना इस कदर लगा देती है? लगावे। निशा अपनी सुर्ख नशीली आंख में आग सी तपश लिए अर्शमान को ललका रही थी। अर्शमान उसकी बकवास नूर के बारे में सुनता अंगारों पर लौटने लगा। बिना सोचे समझे अर्शमान ने निशा के बालों से पकड़कर उसे खुद के करीब किया और शाम की तरह पिनकारा। खबरदार जो नूर का नाम अपनी कैंची जैसी जुबान से लिया, तुम्हारे इस कदर टुकड़े करूंगा कि घर वाले मैं ये ढूंढते रह जाएंगे। तुम होती कौन हो अपना मुआवजा नूर से करने वाली? अरे तुम तो उसके पैरों की हाँक के बराबर भी नहीं। सुना तुमने? अर्शमान उसे दूर धकेलता बाहर की निकलता चला गया, गुस्से से धारता हुआ। निशा उसको देखती रह गई। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स।